हेलो एवरीवन। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं जेई मेंस 2025 सेशन 1 में आए हुए मोल कॉन्सेप्ट के क्वेश्चंस की। ये जो चैप्टर है ये बहुत खास चैप्टर है क्योंकि ये केमिस्ट्री के हर कोने में फैला हुआ है। चाहे अपन फिजिकल केमिस्ट्री की बात करें, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात करें या फिर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात करें, तो हर जगह पे इसके क्वेश्चंस लगभग मिलेंगे आपको। इसलिए ये लेक्चर बहुत स्पेशल होने वाला है, बहुत खास होने वाला है क्योंकि ये लगभग हर चैप्टर में आएगा आपका मोल कॉन्सेप्ट, चाहे सेकंड हो चाहे थर्ड हो, लगभग हर चैप्टर में मिलेगा आपको। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन क्या कहता है? तो भाई साहब इतना बड़ा क्वेश्चन देख के तो पहले ही आप हार मान जाओगे, लेकिन आपको यही नहीं करना है कि आपको पहले क्वेश्चन को बहुत अच्छे से समझ लेना है। जैसे ही आप क्वेश्चन को आधे से ज़्यादा समझ लोगे ना, तो आपको क्वेश्चन का आंसर क्लियर होने लगेगा कि इसका आंसर कैसे आएगा। समझने का ट्राई करते हैं अपन। क्या बोला है क्वेश्चन में? क्वेश्चन बोलता है कि सम CO2 गैस वॉज केप्ट इन अ सील्ड कंटेनर एट अ प्रेशर ऑफ 180 ml एट 273 केल्विन। तो आपके पास एक सील्ड कंटेनर है जिसमें CO2 गैस है, ठीक है, और उसमें प्रेशर कितना है? 180 m प्रेशर है और टेम्परेचर कितना है? 273 केल्विन टेम्परेचर है। दिस एंटायर अमाउंट ऑफ CO2 गैस वॉज लेटर पास थ्रू एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ CaOH होल ट्वाइस, जिसको हम स्लेक्ड लाइम भी बोलते हैं। तो आपको पता होगा बच्चा लोग। तो अब इससे फॉर्म क्या होगा ये चीज़ आपको मालूम होना चाहिए पहले से। ये वो चीज़ आपको कह के नहीं देंगे कि क्या बनेगा, एक एक चीज़ आपको बताई नहीं जाएगी क्वेश्चन में। तो ये चीज़ आपको मालूम होना चाहिए कि जब स्लेक लैम्प कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्शन करता है तो आपको याद होगा मिल्की हो जाता है, इसका PPT बनता है CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट, साथ में क्या बनता है? वाटर। अब आगे क्वेश्चन क्या बोलता है कि द एक्सेस अनरिएक्टेड CaOH होल ट्वाइस वाज लेटर न्यूट्रलाइज विद 0.1 मोलर ऑफ 40 ml HCl। अब इसमें से कुछ एक्सेस अमाउंट होगा CaOH होल ट्वाइस का जो न्यूट्रलाइज किया गया किससे? HCl से। तो अब ये CaOH होल ट्वाइस जब एसिड के साथ रिएक्शन करेगा तो क्या बनाएगा? सॉल्ट बनाएगा, कैल्शियम क्लोराइड, साथ में क्या बनेगा? वाटर बनेगा। एसिड बेस की न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है। अब इसको रिएक्शन को बैलेंस कर लेना है क्योंकि रिएक्शन जब तक आप बैलेंस नहीं करोगे तब तक आपकी स्टोइकियोमेट्री सही नहीं होगी, और जब तक आपकी स्टोइकियोमेट्री सही नहीं होगी तब तक आपका आंसर भी सही नहीं आएगा। तो चलिए बात कर लेते हैं अब कि इसका 1 मोल इसके 2 मोल के साथ रिएक्शन करता है। फिर आगे क्वेश्चन में क्या बोला? इफ द वॉल्यूम ऑफ सील्ड कंटेनर ऑफ CO2 वॉज x देन x इज ब्लैंक सेंटीमीटर क्यूब। तो आपको आंसर पूछा है सेंटीमीटर क्यूब में, तो एक रिलेशन होता है 1 ml में 1 सेंटीमीटर क्यूब होते हैं। तो आपको ये चीज़ भी मालूम होना चाहिए, तभी आप इसका आंसर आसानी से दे पाओगे। तो चलिए बात करते हैं कि ml में कैसे इसको सॉल्व करना है। वॉल्यूम फाइंड करना है आपको CO2 का। तो सबसे पहले अब इसमें एक हिंट दी हुई है आपको गिवन करके, द एंटायर अमाउंट ऑफ CO2 रिएक्टेड विद एग्जैक्टली हाफ द इनिशियल अमाउंट ऑफ CaOH होल ट्वाइस प्रेजेंट इन द एक्वस सॉल्यूशन। तो जो भी आपका CaOH होल ट्वाइस का इनिशियल अमाउंट है, जो भी है, अभी अपने को पता नहीं कितना है, उसका सिर्फ हाफ ही रिएक्ट करता है CO2 के साथ। तो सबसे पहले CaOH होल ट्वाइस का कितना मोल, कितने मोल CO2 के साथ रिएक्शन करता है? तो हम देखेंगे तो इसका 1 मोल इसके 1 मोल के साथ रिएक्शन करता है। तो इसके अब अगर हम जितने भी मोल्स लेंगे, फॉर एग्जांपल हमने इसके इनिशियली 2n मोल्स ले लिए, 2n मोल्स थे अपने पास, तो इनिशियल फाइनली कितने रिएक्ट किए होंगे इसके साथ? सिर्फ एक ही रिएक्ट किया होगा, n अकेला रिएक्ट किया होगा। इसका मतलब बच कितना गया होगा? तो n इसमें बच गया होगा, जो किसके साथ रिएक्शन किया होगा? HCl के साथ रिएक्शन किया होगा। तो अब समझते हैं कि अगर हमारे पास n का वैल्यू आ गया तो जितना n है उतना ही CO2 का मोल भी होगा, क्योंकि जितना मोल CaOH होल ट्वाइस है उतना ही मोल CO2 भी रिएक्शन करेगा उसके साथ। तो इसके लिए आपको क्या डेटा दिया हुआ है? HCl का डेटा 0.1 मोलर HCl दिया हुआ है और वॉल्यूम कितना दिया हुआ है इसका? 40 ml। तो अपन इसके मोल्स देख लेते हैं कि जो मोल्स फाइंड करना है वो लिखेंगे, डिवाइडेड बाय पहले कितने मोल्स थे? 1 मोल, इज इक्वल टू इसके मोल्स गिवन कितने हैं आपके पास? मोलरिटी और वॉल्यूम के फॉर्म में दिया है तो 0.1 इंटू 40। मोलरिटी का फॉर्मूला आप लोग जानते होंगे, नंबर ऑफ मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम हम बोलते हैं। अब ये वॉल्यूम ml में है तो आपको क्या करना होगा? 1000 से डिवाइड करना होगा। और पहले कितने मोल्स थे इसके? 2 मोल्स थे। तो डिवाइड में आपको वो मोल्स रखना है जो पहले इसने रिएक्शन की होगी।
और बाद में जो गिवन कंडीशन के हैं वो। तो इसके मोल्स आपके पास कितने आ जाएंगे, ये जो डेटा है ये आपके पास आ जाएंगे CaOH के मोल्स। अब जितने मोल्स इसके हैं उतने ही मोल्स किसके होंगे, CO2 के मोल्स होंगे। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO2 भी कितना होगा, 0.1 इंटू 40 डिवाइडेड बाय 1000 इंटू 2। अब हमको फाइंड क्या करना है, आपको फाइंड करना है वॉल्यूम। तो वॉल्यूम फाइंड करने के लिए मोल का फॉर्मूला अपन किसके टर्म्स में चेंज करेंगे, वॉल्यूम के टर्म्स में। तो वॉल्यूम के टर्म्स में क्या होता है, स्टैंडर्ड कंडीशन पे स्टैंडर्ड कंडीशन दे के रखिए आपको 1 ATM 273 केल्विन टेम्परेचर। इसमें आपके पास वॉल्यूम कितना आता है रेफरेंस में 22.4 लीटर, लेकिन ध्यान रखना ये लीटर में इज इक्वल टू 0.1 इंटू 40 डिवाइडेड बाय 1000 इंटू 2। अब इसको अपन दूसरी तरफ ले जाएंगे और ml में कन्वर्ट करेंगे तो क्या आएगा अपने पास, v इक्वल टू आएगा 0.1 इंटू 40 इंटू 22.4 और थोड़ी सी जगह और चाहिए होगी अपने को 1000, क्योंकि अपन इसको लीटर को ml में चेंज करेंगे, डिवाइडेड बाय 1000 इंटू 2। अब इसको जल्दी फटाफट सॉल्व कर लेना है आपको। तो ये कट कैंसिल आउट हो जाएगा 20 टाइम्स में, ये 1000 से 1000 मर जाएगा, तो कितना बचेगा, ये पॉइंट से ये गया 22.4 इंटू 2 दैट मीन्स 44.8 ml आपके पास आंसर आ जाएगा। दैट मीन्स, और आपको आंसर देना है नियरेस्ट इंटीजर में, जितना ml होता है उतना ही सेंटीमीटर क्यूब भी होगा। तो नियरेस्ट इंटीजर आपके पास क्या मिलेगा इसका 45 ml दैट मीन्स 45 सेंटीमीटर क्यूब। तो आपके पास इसका आंसर क्या हो जाएगा 45, समझे। तो चलिए बढ़ते हैं अब अपन अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि डेंसिटी ऑफ 3 मोलर NaCl सॉल्यूशन इज 1.25 ग्राम पर ml, द मोलिलिटी ऑफ द सॉल्यूशन इज। देखिए बहुत आसान सा क्वेश्चन ये दिख रहा है, और इसमें अगर आपको डायरेक्टली एक रिलेशन याद होगा तो आप उतनी ही आसानी से इसको सॉल्व भी कर पाओगे। कौन सा फॉर्मूला चाहिए होगा इसके लिए अपने को, तो एक डायरेक्ट रिलेशन होता है मोलरिटी और डेंसिटी का। क्या रिलेशन होता है वो, तो वो रिलेशन है आपके पास मोलरिटी इज इक्वल टू 1000 इंटू मोलरिटी डिवाइडेड बाय 1000 इंटू डेंसिटी माइनस मोलर मास इंटू मोलरिटी। ये फॉर्मूला आपको अगर याद होगा तो आप फटाक से 1 मिनट के अंदर इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। और आपको ये चीज़ भी ध्यान रखना, अगर इसमें ऑप्शन है तो पहले डिजिट से आपको पहचान लेना कि कौन सा ऑप्शन होने वाला है, क्योंकि यहाँ पे देखो 1 है 2 है 3 है। अब यहाँ पे सिर्फ ये 2 के अगर आगे एक भी पॉइंट जाता है तो आपको समझ जाना है कि क्वेश्चन के आंसर क्या हो जाएगा 2.7। ऐसे ही अगर आपको अप्रॉक्स जाता है, मान के चलो 3 पॉइंट के समथिंग चला गया तो आपका आंसर 3 हो जाए। तो आपको ऑप्शंस के बेसिस पे भी ध्यान रखना है कि क्वेश्चन को कैसे अप्रोच करें। तो थोड़े बहुत आपको जल्दी से ये ट्रिक्स आजमाने होंगे, तभी आप क्वेश्चन को जल्दी सॉल्व कर पाओगे। तो चलिए इसको सॉल्व करने का ट्राई करते हैं अपन। 1000 इंटू मोलरिटी कितनी है 3 डिवाइडेड बाय 1000 इंटू डेंसिटी कितनी 1.25 माइनस मोलर मास कितना होता है NaCl का 58.5 इंटू मोलरिटी कितनी है 3। इसको सॉल्व करेंगे आप तो कितना मिलेगा आपको, ये हो जाएगा 3000 डिवाइडेड बाय 1250 माइनस, इसको सॉल्व करने पे 3 5 15 3 8 24 25 हो जाएगा, 3 5 15 और 2 17, तो 175.5। इसको आप सॉल्व कर लेंगे तो आपको अप्रॉक्सीमेटली कितना मिलेगा, ये 3000 डिवाइडेड बाय 1250 माइनस 175.5, तो 10 में से 5 गया 5, दैट मीन्स इधर बचा 0 9 9 5 4, इधर बचा 5 5 15, तो कितना हो जाएगा आपके पास 14 7, और यहाँ पे बचेगा 11, तो 1174.5। तो अप्रॉक्सीमेटली कितने टाइम्स में जाएगा ये 11 2 22 पॉइंट समथिंग, तो 2 पॉइंट समथिंग में आपके पास अप्रॉक्सीमेटली इतना ही करके आपको समझ जाना है कि किसके अप्रॉक्स में आंसर होगा। तो 2 पॉइंट समथिंग में कितना आंसर जाएगा 2.79, तो आपका आंसर क्या होगा इसका 2.79। चलिए बढ़ते हैं अपन अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कहता है भाई साहब अपने से,
तो अगला क्वेश्चन कहता है कि 20 ml ऑफ 2 मोलर NaOH सॉल्यूशन इज एडेड टू 400 ml ऑफ 0.5 मोलर NaOH सॉल्यूशन। तो इसका मतलब ये है कि आप एक स्ट्रॉन्ग बेस को दूसरे सेम स्ट्रॉन्ग बेस में मिला रहे हो। मतलब यहाँ पे NaOH है और यहाँ पर भी NaOH है। इसके लिए आपको मोलरिटी दे के रखी है उन्होंने, कितना 2 मोलर, और वॉल्यूम कितना दे के रखा है 20 ml। इसके लिए मोलरिटी कितनी दी है 0.5 मोलर, वॉल्यूम कितना दिया है 400 ml। जब इन दोनों को आपस में मिला देंगे तो आपसे पूछा है द फाइनल कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन इज ब्लैंक इनटू 10⁻⁻2 मोलर। आपको ये भी ध्यान रखना है कि आपको आंसर किस फॉर्म में देना है, 10⁻⁻2 के फॉर्म में देना है। तो इस चीज़ का ध्यान रखें। अगर हम दोनों एसिड एसिड या बेस बेस के सॉल्यूशंस को मिलाते हैं तो आपके पास क्या मिलता है, आपको फॉर्मूला इसका मान के चलते हैं। इसका M1V1 मोलरिटी और वॉल्यूम है, इसका M2V2 मोलरिटी और वॉल्यूम है। तो दोनों को ऐड करेंगे तो आपको क्या मिलेगा M3V3 कंसंट्रेशन ऑफ मिक्सचर मिल जाएगा आपको। और V3 किसके इक्वल हो जाएगा आपके पास, जो भी वॉल्यूम आपने दोनों का ऐड किया है V1 प्लस V2 के इक्वल। तो M3 का डायरेक्टली क्या फॉर्मूला मिल जाएगा अपने को, M1V1 प्लस M2V2। ये फॉर्मूले जितने ज़्यादा आपको जल्दी से याद होंगे उतने जल्दी आपका क्वेश्चन ये सॉल्व होगा। तो V1 प्लस V2 आपको इतना सॉल्व कर लेना है, इसमें वैल्यूज़ को पुट कर लेना है। कितना कितना वैल्यूज़ है, M1 का वैल्यू है 2, V1 का वैल्यू कितना है 20, प्लस M2 का वैल्यू कितना है 0.5, V2 का वैल्यू कितना है 40, डिवाइडेड बाय V1 का वैल्यू 20 और 400, तो कितना आ जाएगा ये 420। ये कितना हो जाएगा 22 का 40 प्लस, और ये सॉरी 400 था यहाँ पे, तो 400 इंटू 0.5 कितना हो जाएगा 200 आधा, डिवाइडेड बाय 420। इसको सॉल्व करेंगे आप तो लगभग किसके इक्वल आंसर आ जाएगा, तो 4 240 डिवाइडेड बाय 420। इसको सॉल्व करेंगे 6 के टेबल से कटेगा ये 4 7, तो 4 ये कटेगा 7 5 जा 35, फिर कितना 7 7 जा तो 0.57, और फिर 1 बचेगा तो ये 1 आएगा। यहाँ पे 0.571 आपके पास इसका आंसर मिलना चाहिए। लेकिन आपको आंसर किस फॉर्म में देना है, इंटू 10⁻⁻2 के फॉर्म में देना है। तो उस फॉर्म में लाएंगे तो क्या हो जाएगा ये 57.1 इंटू 10⁻⁻2। नियरेस्ट इंटीजर इसका क्या होगा 57.1 है, तो 57 इसका इंटीजर हो जाएगा। तो इसका आंसर हम क्या बोलेंगे, आंसर क्या हो जाएगा इसका 57। तो चलिए अब बढ़ते हैं अपन अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन क्या कहता है, अगला क्वेश्चन कहता है कि 2.8 इंटू 10⁻³ मोल ऑफ CO2 इज लेफ्ट आफ्टर रिमूविंग 10⁻21 मॉलिक्यूल्स फ्रॉम इट्स XMG सैंपल। तो कोई आपके पास सैंपल दिया हुआ है, क्या कोई भी सैंपल है, इस सैंपल को भाई अपन क्या करने वाले हैं, इसका कोई x मिलीग्राम है आपके पास वेट, ओके। इसमें से हमने 10⁻21 इतने मॉलिक्यूल्स को रिमूव कर दिया, तो आपके पास कितना CO2 बच गया, 2.8 इंटू 10⁻³ मोल बचा है। याद रखना यहाँ मोल है और यहाँ मॉलिक्यूल है। द मास ऑफ CO2 टेकन इनिशियली इज, तो आपने इनिशियली कितना मास लिया होगा CO2 का, वो भी किस में बताना है आपको, मिलीग्राम में बताना है। तो ऐसे क्वेश्चन जब भी आएंगे तो आप पहले कन्वर्ट करोगे उनको सेम यूनिट्स में। जैसे यहाँ मॉलिक्यूल है और वहाँ पे मोल है, तो आपको दोनों को सेम यूनिट में कन्वर्ट कर लेना है। तो मोल से मॉलिक्यूल की तरफ जाएंगे तो क्वेश्चन और ज़्यादा बढ़ जाएगा अपने लिए, टाइम उतना ही ज़्यादा खर्च होगा आपका। तो अपन क्या करेंगे, इसको मॉलिक्यूल को मोल में कन्वर्ट कर लेंगे। तो मॉलिक्यूल को मोल में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं, आपके पास रेफरेंस होता है एवोगैड्रो नंबर, दैट इज 6.02 इंटू 10⁻23। तो इसमें तो 0.02 लेने की भी ज़रूरत नहीं है, आपको डायरेक्ट इससे कर सकते हो। तो कितना बचेगा आपके पास 10⁻² डिवाइडेड बाय 6, दैट मीन्स अगर हम इसको 10 कर देंगे तो 10⁻³ हो जाएगा। तो बचेगा 6 1 6 4 6 6 36, तो 1.6 इंटू 10⁻³ ये आपके पास मोल आ जाएंगे।
ये इसके मोल आए तो इसका सैंपल दूसरी तरफ करेंगे तो क्या आ जाएगा, तो 2.8 प्लस करेंगे इंटू 10⁻³ है, और यहाँ पे 1.6 इंटू 10⁻³ है। दोनों को प्लस करेंगे कितना आएगा आपके पास 4 तो 4.4 इंटू 10⁻³ ये आया आपके पास मोल। लेकिन आपको फाइंड क्या करना है, मास ऑफ CO2 फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है, मास ऑफ CO2। तो इसके x ग्राम को आपको फाइंड करना है। अभी इसका निकला अपने पास मोल्स आया है 4.4 इंटू 10⁻³। इसको अगर अपने को वेट में कन्वर्ट करना है तो वेट ऑफ CO2 डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ CO2 इज इक्वल टू 4.4 इंटू 10⁻³ तो मोलर मास कितना होता है CO2 का 44, तो वेट ऑफ CO2 कितना आ जाएगा 4.4 इंटू 44, और 10⁻³ को क्या बोल सकते हैं हम mg। जब इसको सॉल्व करेंगे तो कितने के करीब आपका आंसर आ जाएगा 196 के करीब। तो इसमें सिर्फ एक ही ऑप्शन दिख रहा है जो इतने पास में है, वो है 196.2 मिलीग्राम। 0.2 कहाँ से आया होगा, जब इसका एक्यूरेट कैलकुलेशन किया गया होगा। जैसे हमने यहाँ पे 0.02 को हटा के कैलकुलेशन किया, ऐसे ही अगर आपने 0.02 को लेके कैलकुलेशन किया होता तो आपका एक्यूरेट आंसर आ गया होता। समझ में आया होगा उम्मीद है। तो आंसर क्या होना है इसका 196.2 mg, दैट मीन्स आंसर नंबर ए। चलिए अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन क्या कहता है अपन से कि व्हाट अमाउंट ऑफ ब्रोमीन विल बी रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट। देखिए बोला था हमने कि ये जो मोल कॉन्सेप्ट है भाई साहब ये हर जगह पे फैला हुआ है। तो यहाँ पे अब ब्रोमीन और कौन आ गया हुआ है, फिनॉल आ गया है। फिनॉल कौन से चैप्टर में आता है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के चैप्टर में आता है, लेकिन उसको मूल कॉन्सेप्ट से रिलेट कर दिया है, इसलिए ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इससे बार बार क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो अब करते हैं इस क्वेश्चन को। क्या बोल रहा है कि आपके पास फिनॉल है, ये रहा फिनॉल, तो इसमें कितना अमाउंट ऑफ ब्रोमीन रिक्वायर्ड होगा आपको क्या बनाने के लिए 2 4 6 2, ये है 4, ये है 6, 2 4 6 ट्राई ब्रोमो फिनॉल बनाने के लिए आपको कितना अमाउंट ऑफ ब्रोमीन चाहिए होगा। और इसके लिए आपको दिया क्या हुआ है, आपको दिया हुआ है यहाँ पे 2 ग्राम फिनॉल। तो इसका आपको वेट दे दिया है। तो वेट है तो अगर आपको मोल बताओगे तो आप वेट भी इजीली बता दोगे। जैसे इसका 1 मोल इसके कितने मोल के साथ रिएक्शन करेगा, तो 3 हाइड्रोजन इसके डिस्प्लेस हुए होंगे और साथ में इन्होंने क्या बनाया होगा 3HBr बनाया होगा। तो इसका मतलब इधर कितने आपको ब्रोमीन के मोल चाहिए होंगे, 3 मोल चाहिए होंगे ब्रोमीन के। तो 1 मोल कितने मोल के साथ रिएक्शन करता है 3 मोल के साथ। तो इसका वेट निकालते हैं। तो फिनॉल का वेट कितना होगा, तो फिनॉल का फॉर्मूला C6H6O, ये फिनॉल का मॉलिक्यूलर फार्मूला है। इससे 70 कितना निकलेगा 72 78 78 और 16 दैट मीन्स 94। तो 94 ग्राम फिनॉल रिएक्ट करता है कितने मोल के साथ, तो ब्रोमीन का होता है 80 इंटू 160 इंटू 3 दैट मीन्स 480 ग्राम के साथ। तो आपको बताना है 2 ग्राम कितने के साथ करना चाहिए था, तो 2 इंटू 480 डिवाइडेड बाय 94। इसको सॉल्व कर लेंगे तो कितना आंसर मिलेगा अपने को, सॉल्व करने पे ये हो जाएगा 2 4 8 2 7 14 480 डिवाइडेड बाय 47। और ये इस क्वेश्चन में ऑप्शंस दिए हुए थे। आप बताइए कि 47 कितने टाइम्स में कट करेगा इसको, 1 टाइम्स में बचेगा 10, तो लग जाएगा 10 पॉइंट। तो आपके पास 10 पॉइंट में एक ही ऑप्शन है, दैट इज़ ऑप्शन नंबर ए। तो आगे आपको सॉल्व करने की ज़रूरत है नहीं, क्योंकि आपको टाइम भी बचाना है, क्योंकि ये फिजिकल केमिस्ट्री है। आपको ज़्यादा से ज़्यादा टाइम बचाने का ट्राई करना है केमिस्ट्री में, तभी आप फिजिक्स को अटैम्प्ट कर पाओगे। और जितना आप फिजिक्स को अटैम्प्ट कर पाओगे आपके सिलेक्शन के चांस उतने ही बढ़ जाएंगे। चलिए बात कर लेते हैं इसके आंसर की। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका 10.22। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या बोलता है अपने से कि 0.01 मोल ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। भाई साहब फिर से ऑर्गेनिक कंपाउंड, तो कितनी बार ये ऑर्गेनिक कंपाउंड में जाएगा क्वेश्चन। अब फिर से ऑर्गेनिक कंपाउंड का क्वेश्चन है, लेकिन मोल कॉन्सेप्ट से रिलेटेड क्वेश्चन है। ये आया है 23 जेल शिफ्ट नंबर 2 में। तो समझते हैं इसको कि 0.01 मोल ऑफ एन ऑर्गेनिक कंपाउंड X, कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड है X,
कंटेन्स 10% हाइड्रोजन, जिसके पास 10% हाइड्रोजन है, और मोल कितना है इसका 0.01 मोल इसका मोल है। ओके। ऑन कंप्लीट कंबशन, इसका होता है कंप्लीट कंबशन ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करा के, तो ये प्रोड्यूस करता है वाटर। कितना वाटर प्रोड्यूस करता है भाई साहब? 0.9 ग्राम वाटर। आपसे पूछा है मोलर मास ऑफ एक्स, तो ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन में कभी कभी देखने से ऐसा लगता है कि क्या ही दे दिया है इसने जो अपन इसमें फाइंड कर पाएंगे मोलर मास ऑफ एक्स। तो इस तरीके के क्वेश्चन में आपको थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल अप्रोच लगाना होगा। कैसे कि अगर हम यहाँ पे देखना आपको ग्राम पर मोल में, मतलब एक मोल के रिस्पेक्ट में आपको चाहिए होगा, ये चीज़ ध्यान रखने वाली, तभी आप इस क्वेश्चन को टैकल कर पाओगे। तो चलना देखना यहाँ पे ध्यान से कैसे सॉल्व करना है। तो आपके पास 0.01 मोल है। इसके लिए अगर हम हाइड्रोजन का वेट फाइंड कर लें तो आपके पास 10% के लिए भी आप फाइंड कर लोगे कितना मोलर मास होगा कंपाउंड का। कैसे? जैसे आपके पास 0.9 ग्राम है, 0.9 ग्राम को पहले मोल में चेंज करेंगे तो 0.9 डिवाइडेड बाय कितना मोल मिलेगा, वाटर का कितना वेट होता है 18, तो दैट मीन्स आंसर आएगा 0.05 मोल। ये मोल आ गया किसके? वाटर के। अब इसमें एक कॉन्सेप्ट होता है, बहुत छोटा सा कॉन्सेप्ट होता है जिसको हम बोलते हैं POAC, प्रिंसिपल ऑफ एटम कंजर्वेशन। क्या बोले हम? POAC, प्रिंसिपल ऑफ एटम कंजर्वेशन के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो 1 मोल H2O कितना मोल हाइड्रोजन देगा? तो 2 मोल हाइड्रोजन देगा, क्योंकि इसमें कितने एटम है हाइड्रोजन के? 2 एटम है हाइड्रोजन के, इसलिए 1 मोल H2O कितने मोल हाइड्रोजन प्रोड्यूस करेगा? 2 मोल। ऐसे ही 0.05 मोल H2O कितने मोल हाइड्रोजन प्रोड्यूस करेगा? तो 0.05 इंटू 2 कर देंगे तो कितना मिलेगा आपको? 0.1 मोल हाइड्रोजन। अब आप बताइए कि अगर 0.1 मोल हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन का वेट कितना आएगा? तो हाइड्रोजन का वेट आ जाएगा आपके पास 0.1 ग्राम, क्योंकि हाइड्रोजन का वेट तो 1 होता है, तो 1 से इंटू करेंगे तो वापस से आपके पास 0.1 ग्राम आ जाएगा। ये आया आपके पास 0.0 मोल में। कितना हाइड्रोजन है? 0.1 ग्राम हाइड्रोजन है। तो आप बताइए 1 मोल में कितना होगा? तो 1 मोल में कितना होगा? 0.1 डिवाइडेड बाय 0.01, दैट मीन्स 10 ग्राम हाइड्रोजन होगा। कितने में? 1 मोल में, क्योंकि आपको आंसर पर मोल में देना है, इस चीज़ का ध्यान रखना है आपको। अब आसान हो गया आपके लिए क्वेश्चन। तो अगर हम परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन का फॉर्मूला लगा लें तो वेट ऑफ हाइड्रोजन डिवाइडेड बाय वेट ऑफ सैंपल, कितना सैंपल का वेट है, इंटू 100। इस फॉर्मूले को आप लगा के आप इजीली सॉल्व कर सकते हो। परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन कितना दिया था इसका? 10%, और वेट ऑफ हाइड्रोजन कितना निकला अपना? 10 ग्राम। वेट ऑफ सैंपल, मोलर मास ऑफ एक्स, ऑर्गेनिक कंपाउंड मतलब सैंपल है, इसका वेट आपको फाइंड करना है इंटू 100। तो 10 से 10 मर जाएगा, वेट को उस तरफ ले जाएंगे तो वेट का आंसर कितना आ जाएगा आपके पास? दैट इज 100 ग्राम पर मोल। तो समझ में आया? दिमाग खुला आपका? तो इस तरीके से आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करना था, समझे आप? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपके पास? तो द आंसर विल बी 100। चलिए अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या आता है? ओ, जिसका हमको बेसब्री से इंतज़ार था। ये क्वेश्चन तो भाई साहब अभी तक अपन ने एक भी नहीं देखा था, पहली बार आया ये क्वेश्चन। क्या क्वेश्चन है? क्वेश्चन है कि 81 ग्राम ऑफ एल्यूमिनियम इज अलाउड टू रिएक्ट विद 128 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन गैस। एल्यूमिनियम है, रिएक्ट करता है ऑक्सीजन गैस के साथ। द मास ऑफ एल्यूमिनियम ऑक्साइड प्रोड्यूस इन ग्राम इज, जिससे प्रोड्यूस होता है एल्यूमिनियम ऑक्साइड। तो कितना एल्यूमिनियम ऑक्साइड? एल्यूमिनियम ऑक्साइड का वेट आपसे पूछा है। प्रोड्यूस होगा अगर हम इसका 81 ग्राम रिएक्ट कराएं इसके 128 ग्राम के साथ। तो भाई साहब ये क्वेश्चन आया है एलआर से। कैसे पहचानेंगे कि अपन एलआर का क्वेश्चन है? एलआर मतलब लिमिटिंग रिएजेंट। लिमिटिंग रिएजेंट उस रिएजेंट को बोलते हैं जो रिएक्शन में पहले ही कंज्यूम हो चुका होता है, उसको हम क्या बोलते हैं? लिमिटिंग रिएजेंट बोलते हैं। तो यहाँ पे अपने को पता लगाना होगा कि इन दोनों में से लिमिटिंग रिएजेंट क्यों है, कौन है। और लिमिटिंग रिएजेंट अपने को पता चल जाएगा तो उससे क्या होगा कि आपको प्रोडक्ट का वेट पता चल जाएगा, क्योंकि एक बार लिमिटिंग रिएजेंट खत्म हो गया तो रिएक्शन आगे बढ़ेगी ही नहीं। अब वो जो एक्सेस वाला है वो जितना भी बचा रह जाए।
तो पहले फाइंड करते हैं इसका लिमिटिंग रिएजेंट। तो लिमिटिंग रिएजेंट फाइंड करने के लिए पहले रिएक्शन को बैलेंस करना होगा। तो बैलेंस करने के लिए मोस्टली ये रिएक्शंस आपको याद होगी, क्या क्या होता है इसमें बैलेंस में। 4 3 2 यस, यहाँ पे 2 टू द 4 4 और यहाँ पे 3 टू द 6 3 टू द 6। अब यहाँ पे एल्यूमिनियम का कितना वेट था, पहले एक एल्यूमिनियम का 27 होता है, 4 एल्यूमिनियम का कितना होगा 108। तो 108 ग्राम रिएक्ट करता होगा कितने ऑक्सीजन के साथ, तो 16 टू द 32, तो 32 इंटू 3 दैट मीन्स 96 ग्राम के साथ रिएक्शन करता होगा। तो आप बताइए 81 ग्राम को कितने के साथ करना चाहिए थी। ये हम सोच रहे हैं कि कितने के साथ करना चाहिए थी, इसकी बात नहीं कर रहे हैं कि इतने के साथ किया है उसने। तो कितने के साथ करना चाहिए थे, 81 इंटू 96 डिवाइडेड बाय 108। इसको सॉल्व करेंगे, फटाफट सॉल्व कर लेंगे। तो आपको डेटा भी ऐसे दिए जाते हैं जो फटाफट कट पिट हो जाएंगे, आपके जल्दी जल्दी से मर जाएंगे, वैसे डेटा आपको दिए जाते हैं। तो 9 9 81, 9 1 9, 9 2 18, फिर यहाँ पे कटेगा ये 3 3 9, 3 4 12, 4 से इसको काट दोगे तो 4 2 8, 4 4 16, 24 इंटू 3 दैट मीन्स 72। तो 81 ग्राम रिएक्शन करना चाहिए था 72 ग्राम ऑक्सीजन के साथ, लेकिन आपको दिया कितना है 128 ग्राम। मतलब ये बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है, इसका मतलब ये बहुत ज़्यादा अमाउंट में है। तो लिमिटिंग रिएजेंट कौन हो गया आपका, एल्यूमिनियम। इसका मतलब इसकी स्टोइकियोमेट्री से आप फाइंड करोगे एल्यूमिनियम ऑक्साइड का कितना वेट होगा। अब आपके पास क्वेश्चन आसान हो गया है, कैसे कि इसके मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एल्यूमिनियम डिवाइडेड बाय उसके पुराने मोल्स मतलब स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ Al2O3 डिवाइडेड बाय उसके पुराने मोल्स। इनको इक्वेट करके आप आसानी से आंसर निकाल सकते हो। मोल का फॉर्मूला वेट के टर्म में लगा दो, क्योंकि आपको वेट दिया है, वेट कितना है 81 है, डिवाइडेड बाय और इसका स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट कितना था 4 और एल्यूमिनियम का वेट कितना होता है 27 इज इक्वल टू इसका वेट आपको फाइंड करना है। मोलर मास कितना होता है Al2O3 का, वो आपको फाइंड करना होगा। तो 27 इंटू 2 54 प्लस 48 102 और 102 और स्टोइकियोमेट्री कितनी है इसकी 2। इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास क्या आंसर मिलेगा आपको T1 इंटू 102 इंटू 2 डिवाइडेड बाय 4 इंटू 27। क्या मिलेगा आपको, ये कट जाएगा आपके पास 9 3 ज़ा 27, 9 9 ज़ा 81, 3 1 ज़ा 3, 3 3 ज़ा 9, ये कटेगा आपके पास 4 2 ज़ा 8, नहीं 2 से काट दो 2 ज़ा 4, तो ये कितना हो जाएगा आपके पास 2 5 ज़ा 10, 2 1 ज़ा 2, 51 इंटू 3, 51 इंटू 3 कितना हो जाएगा 153। तो आपके पास कितना वेट आएगा Al2O3 का 153 ग्राम। तो आपके पास आंसर क्या होना चाहिए 153। अगर आपके पास ये आपको कॉन्सेप्ट पता होगा तो कैलकुलेशन ज़्यादा टफ नहीं देते हैं वो लोग। जितने भी आपके पास देखोगे कैलकुलेशन मैक्सिमम, देखो यहाँ सारे कैलकुलेशन एक दूसरे से कट पिट गए हैं। तो ऐसे ही कैलकुलेशंस आपको दिए जाएंगे, तो आपको ज़्यादा पैनिक नहीं करना है, क्वेश्चंस को समझना है और आसानी से उसको कॉन्सेप्चुअली अप्रोच से सॉल्व कर देना है। तो टेंशन नहीं लेने का, क्वेश्चन को आराम से करने का। इसी उम्मीद के साथ बढ़ते हैं अपन अगले क्वेश्चन की तरफ। पहले इसका आंसर और देख लेते हैं, आंसर कितना आना चाहिए 153। तो आंसर क्या है 153। चलिए बढ़ते हैं अब अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, लो भाई साहब वापस से, अरे ये तो टेंथ के कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन भी आ गया। टेंथ के कॉन्सेप्ट से कैसे, बस आपको यही है कि ये कॉन्सेप्ट में बेंजोइक एसिड क्या है यही चीज़ पता होना चाहिए। अब बेंजोइक एसिड पता है एसिडिक है कैरेक्टर में, ये रिएक्शन करेगा एक्वस NaHCO3 सोडियम बाइकार्बोनेट। टेंथ के रिएक्शन से याद है, जब एसिड की रिएक्शन सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ होती थी तो सॉल्ट बनता था प्लस कार्बन डाइऑक्साइड बनता था प्लस वाटर बनता था, वही सब यहाँ पे बनेगा, सॉल्ट बनेगा। अब किसका सॉल्ट बनेगा, बेंजीन के साथ सॉल्ट बनेगा सोडियम बेंजोएट, साथ में क्या बनेगा कार्बन डाइऑक्साइड, उसके साथ क्या बनेगा H2O बनेगा। क्या बोला है x ग्राम, तो आपसे x की वैल्यू पूछिए, मतलब इसका वेट आपसे पूछ लिया है इन्होंने कि इसका वेट कितना होगा बेंजोइक एसिड का।
इसके साथ रिएक्शन करेंगे, CO2 रिलीज होगी और CO2 का वॉल्यूम आपको दे के रखा है। ये तो बहुत अच्छी बात है कि हमको वॉल्यूम दे के रखा है 11.2 लीटर। अब जैसा हमने लास्ट वाले क्वेश्चन में किया वैसे ही सेम आपको इस क्वेश्चन में आजमा देना है। कैसे, आइए समझते हैं। इसके मोल्स और इसके मोल्स, इसका 1 मोल प्रोड्यूस करता है, इसका 1 मोल। कार्बन डाइऑक्साइड का 1 मोल प्रोड्यूस होता है किसके, 1 मोल बेंजोइक एसिड के रिएक्ट करने से। तो हम इसी के स्टोइकियोमेट्री कर लेंगे इसको। तो बेंजोइक एसिड शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया BA डिवाइडेड बाय स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट, मतलब पहले कितने मोल्स थे, इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड और पहले कितने मोल्स थे वो। तो आपको बेंजोइक एसिड के मोल्स को चेंज करना है वेट के टर्म्स में, तो वेट बाय मोलर मास इज इक्वल टू, इसको वॉल्यूम के टर्म्स में चेंज करेंगे क्योंकि वॉल्यूम दिया हुआ है आपको, वॉल्यूम डिवाइडेड बाय 22.4 लीटर। स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट दोनों का 1 था तो उसको पुट करने की ज़रूरत नहीं है आपको। अब वेट निकालना है तो मोलर मास आपको निकालना होगा। बेंजोइक एसिड का कितना होगा, C7 है इसका फॉर्मूला, हाइड्रोजन कितना है, H6 है, O2 है। तो 84 + 6 दैट मीन्स 90 + 32, 90 + 32 कितना हो जाएगा, 122। तो इसका वेट कितना है, 122। तो वॉल्यूम कितना है, 1.2 इंटू अभी कितना आया था 122 डिवाइडेड बाय 22.4। इसको सॉल्व करेंगे तो देखो वापस से कितनी आसान कैलकुलेशन दे रहे हैं। कितने बार में कट जाएगा ये, 2 टाइम्स में। ये इसको कट करोगे तो कितने टाइम्स में कट जाएगा, 61 टाइम्स में। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा। बहुत आसान सा क्वेश्चन था। अगर आपको ये रिएक्शन आती है तो इतने आसान क्वेश्चन को आपको लगभग 15 से 20 सेकंड भी नहीं लगने चाहिए सॉल्व करने में। तो यहाँ तो हम आपको डिटेल में बता रहे हैं कैसे कैसे अप्रोच लेके आपको सॉल्व करना है, लेकिन उधर आपके दिमाग में तुरंत ये रिएक्शन चलना चाहिए कि इससे 1 मोल से 1 मोल बनेगा। जब 1 मोल से 1 मोल तुरंत आ जाएगा आपके दिमाग में तो फटाफट आप इसको 15 से 20 सेकंड के अंदर सॉल्व कर पाओगे। चलिए इसी उम्मीद के साथ बढ़ते हैं अपन अगले क्वेश्चन की तरफ। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपके पास, 61। अगला क्वेश्चन, एक रिएक्शन दी हुई है Fe3O4 रिएक्ट करता है 4 मोल्स ऑफ CO के साथ, जिससे 3 मोल्स ऑफ Fe और 4 मोल्स ऑफ CO2 बनता है। इसमें क्या बोला है कि x kg ऑफ आयरन इज प्रोड्यूस व्हेन 2.32 × 10³ kg Fe3O4। मतलब ये है कि इसका वेट दे दिया आपको kg में और CO का वेट दिया, इन दोनों का वेट दे दिया है। तो जब भी हमारे पास ऐसा क्वेश्चन आए जिसमें रिएक्टेंट के 2 डेटा दिए हों, तो इसका मतलब आपको समझ जाना है कि ये कहाँ से क्वेश्चन आया है, लिमिटिंग रिएजेंट से आया है। अब इसमें आपको पहले लिमिटिंग रिएजेंट निकालना होगा जो कि रिएक्शन में पहले यूज़ हो चुका होगा। इससे पहले हम एक क्वेश्चन ऐसा कर चुके हैं। तो आइए समझते हैं कैसे निकालेंगे। इसमें अच्छी बात यह है कि आपको Fe3O4 का डायरेक्टली वेट दे दिया है, तो इसमें झंझट नहीं है आपको निकालने की कैसे Fe3O4 का वेट आएगा। तो Fe3O4 का कितना वेट दिया है, 232। तो 232 अपन kg यूनिट लेके चलें क्योंकि kg में पूछा गया है, इन्होंने kg बोला है इन्होंने, तो अपन kg में यूनिट लेके चल। तो 232 kg अगर कितने कार्बोनिल के साथ रिएक्ट करता है, CO कितने के साथ रिएक्ट करता है, 4 मोल के साथ कर रहा है। तो CO का वेट कितना दिया अपने पास, 28 इंटू 4 कितना हो जाएगा, 112 ग्राम। तो 232 kg रिएक्ट करता है 112 ग्राम के साथ। तो आप बताइए कि 2.32 इंटू 10³ kg कितने के साथ रिएक्ट करना चाहिए था, कितने के साथ करना चाहिए था। तो 2.32 इंटू 10³ इंटू 112 डिवाइडेड बाय 232। तो यहाँ से 232 कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ पे 0.0 तो यहाँ पे 10⁻1 बचेगा। तो दैट मीन्स 1120 kg के साथ रिएक्ट करना चाहिए था। लेकिन आपके पास है कितना, 2.8 इंटू 10⁻2। दैट मीन्स अगर हम बात करें तो 280 kg है आपके पास। लेकिन करना कितने के साथ चाहिए था इसको, 1120 kg के साथ करना चाहिए था। इसका मतलब ये कम दिया हुआ है तो यही अपने पास क्या हो जाएगा, लिमिटिंग रिएजेंट। अब ये लिमिटिंग रिएजेंट हो गया तो इसके डेटा से हम Fe का डेटा फाइंड कर सकते हैं। कैसे फाइंड करेंगे, आइए समझते हैं इसको। तो यहाँ पे अब 4CO में आपके पास कितना वेट है, अभी हमने निकाला था 112 ग्राम। तो 112 ग्राम कितना प्रोड्यूस करता, 3Fe। Fe का वेट होता है 56,
56 इंटू 3 कितना हो जाएगा 168, ये होगा 3 5 ज़ा निकाल लेते हैं एक बार, 3 6 ज़ा 18, 3 ज़ा 15, 16, तो 168 इतना केजी, सॉरी केजी में अपन कर रहे हैं तो इसको केजी में ही लेके चलेंगे शुरू से लेके लास्ट तक, इतना करता है। तो आपके पास कितना है 280 केजी है। इतना वेट अगर है आपके पास तो कितना Fe प्रोड्यूस होना चाहिए इससे आपका, तो 168 इंटू 280 डिवाइडेड बाय 112। तो इसको अपन सॉल्व करेंगे तो कितना मिलेगा आपको, इसको कट पिट करेंगे कितना मिलेगा, काट दीजिए 4 के टेबल से, 4 7 जा 40, 4 2 जा 8, 4 8 जा 32, ये कट जाएगा 7 से 10, ये 4 से कट जाएगा, 4 4 जा 16, 4 2 जा 8, तो कितना आंसर आ जाएगा आपके पास 420 किसमें केजी में। तो कितना x का वैल्यू कितना आएगा, आयरन कितना प्रोड्यूस होगा यहाँ पे 420 केजी, दैट मीन्स 420, कुछ याद आया 420 से। तो चलिए बढ़ते हैं अपन अगले क्वेश्चन की तरफ, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 420। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कहता है अपने से, अब भाई साहब ये आया अपने पास मॉलिक्यूलर फार्मूला से क्वेश्चन। ये भी एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है, नीट और जेईई दोनों में बहुत ज़्यादा रिपीट होते हैं इस टाइप के क्वेश्चंस कि मॉलिक्यूलर फार्मूला आपको निकालने को दिया जाता है। तो इसका एक सिंपल सा पैटर्न होता है जो आप बोर्ड में भी जनरली बहुत ज़्यादा यूज़ करते हो। उसका क्या वो सिंपल पैटर्न होता है कि कंपोजिशन दे दिया आपको, कार्बन दे दिया है कितना परसेंट 54.2%, और हाइड्रोजन दे दिया है 9.2%, ऑक्सीजन दे दिया है 36.6%। तो इसमें क्या फाइंड करेंगे सबसे पहले अपन, और हाँ मोलर मास दे दिया आपको कंपाउंड का, मोलर मास कितना दिया है आपको 132 ग्राम पर मोल, ये आपके पास क्वेश्चन में गिवन है। अब मॉलिक्यूलर फार्मूला पूछा है तो पहले अपन निकालेंगे एम्पायरिकल फार्मूला। जैसे एम्पायरिकल फार्मूला आ जाएगा हमारे पास तो उससे हम निकालेंगे n का वैल्यू। n कैसे आ जाएगा आपके पास, मॉलिक्यूलर वेट डिवाइडेड बाय एम्पायरिकल वेट, और इससे n का वैल्यू आएगा, जैसे इसका वैल्यू आएगा तो मॉलिक्यूलर फार्मूला इक्वल टू क्या होता है n इंटू एम्पायरिकल फार्मूला। तो इसके लिए अपने को क्या चाहिए, पहले एम्पायरिकल फार्मूला चाहिए, तभी आप निकाल पाओगे एम्पायरिकल वेट। तो एम्पायरिकल फार्मूला कैसे निकलेगा, तो यहाँ परसेंटेज दिया हुआ है, कार्बन का वेट कितना होता है 12, हाइड्रोजन का वेट कितना होता है 1, ऑक्सीजन का वेट कितना होता है 16। तो परसेंटेज बाय वेट कर लेंगे सभी का, तो कितना कितना आएगा ये 12 4 जा बढ़ चुके 48, ये 48 के बाद कितना बचेगा 6 2, तो 4 5 जा 20, ये 4.5 आ जाएगा, ये 9.2 है आपके पास, और ये कितना आ जाएगा 16 32, 32 के बाद कितना बचेगा आपके पास 4 6 16 32, 2.2 के करीब ये आएगा आपके पास। तो कितना आएगा, अब इसमें डिवाइड कर देंगे आप, सबसे स्मॉलेस्ट नंबर का इन तीनों में से कौन है 2.2 है, 2.2 डिवाइडेड बाई इधर भी 2.2, इधर भी डिवाइडेड बाई 2.2, तीनों में कर देंगे तो कितना आएगा, ये अप्रॉक्सीमेटली 2 टाइम्स में कैंसिल हो जाएगा, ये 2 4 जा 8 टाइम्स में जाएगा, और ये 1 टाइम्स में। तो क्या फार्मूला बनेगा एम्पायरिकल फार्मूला C2H4O, ये फार्मूला आ गया। तो इससे वेट कितना आएगा आपके पास 12 2 जा 24, ये आ गया एम्पायरिकल फार्मूला आपके पास। तो एम्पायरिकल वेट कितना होगा आपके पास 24 + 4 + 16, तो कितना हो जाएगा 44, और यहाँ पे 132 ग्राम दिया मॉलिक्यूलर वेट, तो इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा आपके पास 132 डिवाइडेड बाय 44, तो कितने टाइम्स में कट हो जाएगा 3 टाइम्स में कट हो जाएगा, तो n का वैल्यू आ गया 3, और एम्पायरिकल फार्मूला क्या था आपके पास C2H4O, इसमें 3 का इंटू करेंगे तो क्या हो जाएगा 3 2 जा 6, 3 4 जा 12 और O3। तो ये फार्मूला किससे मैच करता है, ऑप्शन नंबर हमारे सी से मैच करता है। तो समझ में आया होगा उम्मीद है आपको। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आंसर नंबर सी। अब अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है आपको कि द हाइड्रोकार्बन X विथ मोलर मास 80 ग्राम पर मोल एंड 90% कार्बन हैज़ ब्लैंक डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन। तो भाई साहब इसमें आपसे कितने क्वेश्चन पूछ लिए हैं इसने, 2 क्वेश्चन, एक पहला कि परसेंटेज कंपोजिशन आपको आती है या नहीं आती, और दूसरा आपको डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन निकालना आता है या नहीं आता।
तो अगर बेसिक डेफिनेशन कहें डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन की, तो डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन क्या होता है अपने पास कि नंबर ऑफ हाइड्रोजन कितना ऐड होंगे किसी भी अनसैचुरेटेड कंपाउंड में, या फिर हम बोलें एक साइक्लिक कंपाउंड में कितना नंबर ऑफ हाइड्रोजन ऐड करोगे जिससे कि उसका ओपन चेन बन जाए, उसको अपन बोलते हैं डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स प्लस 1 माइनस नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स प्लस नंबर ऑफ हेलोजन एटम माइनस नंबर ऑफ नाइट्रोजन एटम डिवाइडेड बाय 2। इससे आप डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन निकाल सकते हो। लेकिन इसके लिए आपको पहले क्या पता होना चाहिए, ये जो हाइड्रोकार्बन X दिया हुआ है इसका फॉर्मूला पता होना चाहिए, तभी आप फाइंड कर पाओगे इस फॉर्मूले से डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन। तो इसमें आपके लिए मोलर मास दे के रखा है 80 और 90% दिया है कार्बन, तो परसेंटेज ऑफ कार्बन इज इक्वल टू क्या मिलेगा, वेट ऑफ कार्बन डिवाइडेड बाय वेट ऑफ जो हाइड्रोकार्बन है आपके पास वो, दैट मीन्स x इंटू 100। तो यहाँ से क्या मिल जाएगा आपको, वेट ऑफ कार्बन मिल जाएगा। कितना वेट ऑफ कार्बन आएगा, वेट आएगा, परसेंटेज दिया आपको 90%, वेट ऑफ x कितना दिया है, मोलर मास 80 डिवाइडेड बाय 100, तो कितना आएगा आपके पास 9 8 जा 72। तो वेट आ गया कार्बन का 72, मतलब कितने कार्बन का वेट होता है ये, 6 कार्बन का। आपके पास कंपाउंड में 6 कार्बन प्रेजेंट हैं और हाइड्रोजन कितने होंगे, तो 90% अगर कार्बन है और हाइड्रोकार्बन, तो इसका मतलब 10% आपके पास हाइड्रोजन होगा। तो सेम परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन के लिए निकालोगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 10 हो जाएगा, 10% परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन की जगह पर वेट ऑफ हाइड्रोजन निकालना है आपको, डिवाइडेड बाय सैंपल कितना दिया हुआ है इसका 80 इंटू 100। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा आपके पास, आ जाएगा वेट ऑफ हाइड्रोजन 8, दैट मीन्स 8 इसके पास हाइड्रोजन है। तो फॉर्मूला क्या बना अपने पास, C6H8। तो ये आ गया आपके पास मॉलिकुलर फार्मूला। जैसे ही मॉलिकुलर फार्मूला आ जाएगा तो अब आप डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन निकाल सकते हो। कितना आएगा डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन, तो नंबर ऑफ कार्बन एटम्स कितने हैं इसमें 6 प्लस 1 माइनस कोई हेलोजन नहीं है, कोई नाइट्रोजन नहीं है, तो हाइड्रोजन कितना है इसमें 8 डिवाइडेड बाय क्या कर देना है 2 2 4 जा 8, 7 माइनस 4, दैट मीन्स आंसर कितना आएगा आपके पास 3। समझे आप। तो किस तरीके से क्वेश्चंस को आपको टैकल करना है, वो आपसे कभी भी सीधे सीधे क्वेश्चन नहीं पूछ रहा है। इस बार का जो लेवल था जेईई मेंस का, थोड़ा सा पिछले साल से अच्छा कर दिया उन्होंने। पिछले साल तो डायरेक्ट क्वेश्चन दे दिए थे उन्होंने, लेकिन इस साल थोड़ा सा आप देखेंगे कि सीधे सीधे क्वेश्चन नहीं पूछे हैं आपसे। मतलब यहाँ पे मोल कॉन्सेप्ट है और बाद में आपको पूछा क्या है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन पूछा है आपसे। तो अगर आप कॉन्सेप्चुअल अप्रोच से करेंगे तो क्वेश्चन को ईजिली कर ले जाएंगे। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, तो इसका आंसर क्या आएगा, आंसर 3 आया अपने पास। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या दिया है, क्वांटिटेटिव एनालिसिस ऑफ एन ऑर्गेनिक कंपाउंड एक्स शोज इन फॉलोइंग परसेंटेज कंपोजिशन। वापस से भाई साहब अभी जो हमने क्वेश्चन किया था वैसे ही सेम कैलकुलेशन से होगा। एम्पायरिकल फॉर्मूला मास पूछा है, मतलब एम्पायरिकल फॉर्मूला आप निकालोगे, उसका जो मास होगा वो आपसे इसमें पूछा है। वो भी किस में पूछा है, ये चीज़ याद रखने वाली चीज़ है आपके पास कि 10⁻⁻1 में पूछा है। इसको कैसे सॉल्व किया जाएगा तो समझते हैं इसको। वही परसेंटेज किस किस का दिया है, ऑर्गेनिक कंपाउंड है एक्स, और यहाँ पे एक चीज़ और देखने वाली कि ऑक्सीजन का वेट दिया है, इसका मतलब इसमें कुछ ऑक्सीजन का भी रोल होना है। तो कोई कंपाउंड है एक्स, इसमें कार्बन का परसेंटेज 14.5 है, क्लोरीन दिया है 64.46, यहाँ पे हाइड्रोजन कितना दिया है 1.8। क्या इन सभी को मिला के 100% होगा, तो आप काउंट करोगे तो नहीं मिलेगा आपको 100%, लगभग 80 के समथिंग मिलेगा। तो बचा हुआ क्या होगा आपके पास, ऑक्सीजन होगा। तो कितना आएगा, इन तीनों को ऐड करेंगे 6 5, तो ये मिलेगा आपको 6, 100 में से फिर माइनस करना है तो 19 हाँ, तो यहाँ पे मिलेगा आपको 19.76 के करीब, या फिर 19.76 के करीब मिल जाएगा। अगर वो 80.04 आएगा तो 80.14 आएगा तो चलिए अब इसको लेके सॉल्व करते हैं। इसी के अप्रॉक्स मिलेगा, आप सॉल्व करेंगे तो आपको मालूम चल जाएगा इसका। अब इसका निकालते हैं परसेंटेज, मिल गया अपने को परसेंटेज बाय वेट कितना होगा। तो वेट कितना होता है कार्बन का 12, इसका वेट कितना होता है 35.5, इसका वेट कितना होता है 1 और इसका वेट कितना होता है 16। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा आपके पास 1 पॉइंट कितना आएगा 2 के समथिंग आएगा, 2 बचा है 25 हो जाएगा, 12 24। यहाँ से सॉल्व करोगे तो कितना आएगा ये 1.9
लगभग 8 के समथिंग आएगा। इसको सॉल्व करोगे तो वापस से 1.8 और इसको सॉल्व करोगे तो वापस से 1.2। ये आ गई। इसमें स्मॉलेस्ट वैल्यू कौन सी है? 1.2। 1.2 से डिवाइड कर देंगे, सभी को डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा आपके पास? ये 1 हो जाएगा, ये आएगा 1.5, ये 1.5 और ये कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। अब इसमें जब भी आपके पास फ्रैक्शनल वैल्यू आती है, वो भी अप्रॉक्सीमेट 0.5 में आपके पास आती है, तो आप क्या करोगे? पूरी इक्वेशन में 2 का मल्टीप्लाई कर दोगे। इधर भी 2 का मल्टीप्लाई, इधर भी 2 का, इधर भी 2 का और इधर भी 2 का, तो कितना आ जाएगा आपके पास? कार्बन कितना हो जाएगा? C2 हो जाएगा। क्लोरीन कितना हो जाएगा? Cl2, सॉरी Cl, इसको करेंगे तो Cl3 हो जाएगा। यहाँ पे करेंगे तो कितना हो जाएगा? ये H3 हो जाएगा। और यहाँ पे ऑक्सीजन को करेंगे तो ऑक्सीजन कितना हो जाएगा? O2 हो जाएगा। तो आपके पास फॉर्मूला इसको मिला के बनेगा। अब इसका वेट देख लेते हैं। वेट कितना है इसका? 24। इसका वेट कितना हो जाएगा? 35.5 इंटू 3, 3 5 ज़ा 15, 3 5 ज़ा 15, 116, 3 1 ज़ा 3 और 1 कितना आ जाएगा यहाँ पे? 3 3 ज़ा 9, 3 3 ज़ा 9 और 1 10, तो 106.5। यहाँ पे 3 आ जाएगा इसका वेट। इसका कितना हो जाएगा? 16 2 ज़ा 32। अगर इन सभी को अपन ऐड करेंगे लगभग आपको कितना मिलेगा? 165.5 मिलेगा। 165.5 मिलेगा। लेकिन आंसर आपको किस में चाहिए था? 10 टू द पावर -1 में चाहिए था। तो आंसर क्या लास्ट में क्या लिखेंगे हम? 1655 इंटू 10 टू द पावर -1। तो ये आपके पास इसका आंसर हो जाएगा 1655। क्लियर हुआ कैसे इसको अप्रोच करना है आपको क्वेश्चन को? बस इस कैलकुलेशन को अगर आपको जल्दी से करना आ गया तो आप इजीली उसको सॉल्व कर पाओगे। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि द मोलरिटी ऑफ 70% ऑफ एक्वस सॉल्यूशन इज दिस ब्लैंक इंटू 10 टू द पावर -1। मोलरिटी आपसे पूछा है, परसेंटेज बाय मास आपको दे दिया एक्वस सॉल्यूशन, मोनोबेसिक एसिड है कोई X। अब इस क्वेश्चन को कैसे अप्रोच करना है? जब भी इस तरह के क्वेश्चन आएंगे तो परसेंटेज को हमेशा आपको तोड़ लेना है कि क्या परसेंटेज बोला है, तो उससे आपको आधा क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा कि 70% का मतलब क्या है? इधर पे 70 ग्राम कोई X है, डिजॉल्व इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। सॉल्यूशन का वेट कितना है? 100 ग्राम, जबकि सॉल्यूट कितना है आपके पास? 70 ग्राम है। फिर मोलर मास आपको, क्योंकि ये कंपाउंड है, कोई एग्जैक्ट अपने को पता नहीं है कि ये क्या कंपाउंड है, कोई एसिड है, उसका मोलर मास आपको दे दिया है। कितना दे दिया आपको मोलर मास? 70 ग्राम पर मोल। इसके बाद डेंसिटी आपको दे के रखा है कितना उसने? 1.25 ग्राम पर ml। ये आपको डेंसिटी दे के रखा है। तो अब मोलरिटी का फॉर्मूला हम जानते हैं, जनरली जो बेसिक फॉर्मूला हर जगह पे पढ़ाया जाता है। क्या फॉर्मूला होता है इसका? वेट बाय मोलर मास किसका? सॉल्यूट का, इनटू अगर डेंसिटी वो वॉल्यूम आपके पास ml में हो तो 1000 का इस्तेमाल करते हैं अपन, क्योंकि डेंसिटी ml में, तो समझ जाना है आपको कि ये 1000 लगाना है। डिवाइडेड बाय v की जगह पे क्या लिखेंगे? v को अगर अपन मास ऑफ सॉल्यूशन और डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन के टर्म्स में लिखेंगे तो क्या बोलेंगे? यहाँ पे हो जाएगा मास ऑफ सॉल्यूशन और डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा? डेंसिटी, वो मास ऑफ सॉल्यूशन डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन। तो आपके पास WB की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 70। MB की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 70। यहाँ पे 1000। यहाँ पे मास ऑफ सॉल्यूशन कितना है आपके पास? यहाँ से अभी देखा था हमने 100, और डेंसिटी कितनी दी हुई है आपको? 1.25। इसको आपको सॉल्व कर लेना, तो इजी कैलकुलेशन है, जल्दी जल्दी सॉल्व हो जाएगा। तो कितना आंसर आएगा आपके पास? 12.5। लेकिन आपको आंसर किस में देना है? 10 टू द पावर -1 में देना है। तो कितना आंसर हो जाएगा? 125 इंटू 10 टू द पावर -1। ये फाइनल आपका आंसर हो जाएगा। तो इसका एग्जैक्ट नियरेस्ट इंटीजर क्या है आपके पास? 125। चलिए बढ़ते हैं अब अगले क्वेश्चन की तरफ। इसका आंसर देख लेते हैं 125। अगला क्वेश्चन वापस से मोलरिटी से रिलेटेड, सॉरी वॉल्यूम से दिया है ये। अब ऐसे क्वेश्चन जब भी आएंगे आपके पास कि 1 का % आपको दे के रखा है, आपसे पूछा 30 ग्राम के लिए, तो पहले कुछ था और बाद में कुछ है, तो ऐसे क्वेश्चंस को जनरली आपको अप्रोच करना है यूनिटरी मेथड से। कैसे यूनिटरी मेथड से अप्रोच करेंगे अपन? जैसे आपके पास 75% का मतलब हमने अभी आपको बताया था 75 ग्राम है, तो 75 ग्राम मास है किसका? कंसनट्रेटेड HNO3 का, नाइट्रिक एसिड का, जिसमें आपको कितना वॉल्यूम मिलता है देखने को?
इतना मास है तो आपको वॉल्यूम कितना मिल रहा है, वॉल्यूम इन ml ऑफ द सॉल्यूशन। डेंसिटी आपको दी है नाइट्रिक एसिड की, तो डेंसिटी से वॉल्यूम निकालेंगे तो मास, सॉल्यूशन का मास कितना है 100 और डेंसिटी कितनी दे दी 1.25, तो इतना ml आपके पास वॉल्यूम है। तो 75 ग्राम में इतना ml वॉल्यूम है। तो आपसे वॉल्यूम पूछा है कितने ग्राम के लिए, 30 ग्राम के लिए। 75 ग्राम के लिए इतना वॉल्यूम है, तो आपको 30 ग्राम के लिए कितना वॉल्यूम होगा, तो 30 ग्राम के लिए निकालने जाएंगे तो 30 इंटू 100 डिवाइडेड बाय 125, और इधर पे नीचे क्या आ जाएगा आपके पास 75। यहाँ पे रेफरेंस था कि पहले 75 में इतना आ रहा था, अब इसको देखा तो इसमें कितना आएगा, तो इसको सॉल्व करने पे कितना आएगा, सॉल्व करेंगे तो क्या होगा 30 हो जाएगा, ये 100 हो जाएगा डिवाइडेड बाय 75, इसको 125 कर लेंगे, ऊपर एक और 100 हो जाएगा। अब इसको 25 के टेबल से जल्दी जल्दी काट सकते हैं हम, ये 3 टाइम्स में चला जाएगा, ये 4 टाइम्स में चला जाएगा, ये 25 के टेबल में 5 टाइम्स से चला जाएगा, ये वापस से 4 टाइम्स में चला जाएगा, ये 3 टाइम्स 30 हो जाएगा, ये 5 2 10 हो जाएगा, 2 4 8 8 4 32। तो कितना आंसर आ जाएगा आपके पास 32 ml। तो समझे आप कैसे आपको ये क्वेश्चन को डील करना था, तो बहुत जल्दी हो जाता अगर आप इस तरीके से इसको अप्रोच करते तो। चलिए अब चलते हैं, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा अपने पास, आंसर विल बी द सी 32। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, ओ ये आया आपके पास एकमात्र क्वेश्चन जो पूरा का पूरा थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन था। कह सकते हैं कि अगर इसमें अगर आपको बेसिक डेफिनेशन आती है, इससे आप वो जनरली आपको जज करना चाह रहा है कि आपको बेसिक्स आते हैं या फिर नहीं आते। अगर आपके बेसिक्स क्लियर होंगे तो आप इजीली फिर कॉन्सेप्ट क्लियर कर पाओगे। यहाँ पे क्या दिया है, पहला स्टेटमेंट देखते हैं, द वेट ऑफ अ सब्सटेंस इज द अमाउंट ऑफ मैटर प्रेजेंट इन इट। क्या वेट की डेफिनेशन यही होती है कि कितना अमाउंट ऑफ मैटर प्रेजेंट है। तो जनरली फिजिक्स में तो हम पढ़ते ही हैं कि क्या होता है, मास इनटू ग्रेविटी होता है वेट। तो जब तक ग्रेविटी नहीं आएगी तो कैसे हम इसको इंक्लूड कर देंगे, जबकि मास की डेफिनेशन में क्या लिखा है कि मास इज द फोर्स एक्सर्टेड बाय द ग्रेविटी ऑन एन ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे ये डेफिनेशन वेट की थी और ये डेफिनेशन किसकी थी, मास की थी। तो ये दोनों ही इंटरचेंज हो गए, गलत हो गई डेफिनेशन। थर्ड डेफिनेशन है वॉल्यूम इज द अमाउंट ऑफ स्पेस ऑक्यूपाइड बाय सब्सटेंस, एकदम सही है। टेम्परेचर बिलो 0 डिग्री सेल्सियस आर पॉसिबल इन सेल्सियस स्केल बट इन केल्विन स्केल नेगेटिव टेम्परेचर इज नॉट पॉसिबल। तो इस चीज़ का ध्यान रखना है कि आपको केल्विन में 0 केल्विन से नीचे कोई टेम्परेचर नहीं मिला। अगर आपको ये ओके याद है तो सब कुछ ओके होगा, अगर आपको ये ओके याद नहीं होगा तो फिर आप आंसर गलत कर सकते हो। तो कभी भी इस केल्विन स्केल पे नेगेटिव वैल्यू नहीं हो सकती, जबकि डिग्री सेल्सियस में तो हम जानते ही हैं, पानी में ही 0 डिग्री सेल्सियस पे तो पानी फ्रीज होने लगता है, फिर माइनस में जाएंगे तो सॉलिड स्टेट में मिलेगा, आइस बोल देंगे जिसको अपन। तो सेल्सियस में पॉसिबल, जबकि इसमें पॉसिबल नहीं है। फिर लास्ट है ई नंबर कि प्रिसीजन रिफर्स टू द क्लोजनेस ऑफ वेरियस मेजरमेंट्स फॉर द सेम क्वांटिटी। तो ये बात भी एकदम सही है कि अगर हम कई सारे वेरियस मेजरमेंट्स को उसकी क्लोजनेस देखते हैं तो उसी को अपन क्या बोलते हैं, प्रिसीजन बोलते हैं। तो आपके पास ये सही हो गया, ये सही हो गया, ये सही हो गया। तो कौन सा ऑप्शन इससे मैच करेगा, जिसमें सी डी ई मतलब ऑप्शन नंबर डी आपको इससे मैच करेगा। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका 4 मतलब डी। चलिए अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है, तो गिवन बिलो आर द सम नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स। नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स हैं, ईच ऑफ देम इज ट्रीटेड विथ HCl सेपरेटली। सभी को HCl के साथ सेपरेटली हमने ट्रीट किया है। तो 1 ग्राम ऑफ मोस्ट बेसिक कंपाउंड, ये आपको ध्यान रखने वाली बात है। क्या बोला है इसने, मोस्ट बेसिक कंपाउंड। तो यहाँ पे वापस से उसने 2 क्वेश्चन पूछ लिया आपसे। पहला क्वेश्चन क्या पूछा आपसे कि इन सभी में सबसे ज़्यादा बेसिक कौन होगा, उसके बाद उसमें मोल कॉन्सेप्ट आप लगाओगे। तो आप अप्रोच देख पा रहे हो कि किस तरीके से एंटी क्वेश्चंस पूछ रहा है। सेम जिस तरीके से अभी एनटीए जेई में पूछ रहा है वैसे ही नीट में पैटर्न रखने वाला है, क्योंकि पिछले साल तो नीट में भी बहुत आसान आसान क्वेश्चन दे दिए थे। मोस्ट बेसिक कंपाउंड विल कंज्यूम ब्लैंक mg, और एक और चीज़ उसमें ऐड कर दी, यूनिट कन्वर्जन भी यहीं पे दे दिया उसने। तो सारी चीज़ें एक ही क्वेश्चन में दे दी। mg में पूछा है आपसे कि कितना HCl हम यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले तो मोस्ट बेसिक के लिए आपको क्या देखना है, तो बेसिक क्या होता है, जिसमें अकॉर्डिंग टू लुईस थ्योरी की जो लोन पेयर जल्दी से डोनेट कर देगा वो ज़्यादा बेसिक होगा, जो लोन पेयर को डोनेट नहीं कर पाएगा वो कम बेसिक होगा। तो बेसिक के लिए अगर हम बात करें इन सभी में, तो बेंजीन दिया हुआ है, तो बेंजीन में रेजोनेंस होती है। तो ये लोन पेयर है, इसका लोन पेयर यहाँ बेंजीन में बेचारा व्यस्त हो जाएगा, अवेलेबल नहीं बचेगा। जबकि इसका लोन पेयर बेंजीन में अवेलेबल मतलब बेंजीन के लिए अवेलेबल नहीं है, रेजोनेंस के लिए। इसका लोन पेयर वापस से रेजोनेंस के लिए अवेलेबल है, डोनेशन के लिए अवेलेबल नहीं होगा। और इसका लोन पेयर भी डायरेक्टली बेंजीन के लिए
अवेलेबल मतलब रेजोनेंस करेगा ये। तो यहाँ पे इसमें सेकंड और ये फर्स्ट तीनों में, सॉरी फर्स्ट थर्ड और फोर्थ तीनों में आपको रेजोनेंस देखने को मिलेगी। जो लोन पेयर हैं वो रेजोनेंस में अवेलेबल हो जाएंगे, जबकि डोनेशन के लिए ये अवेलेबल नहीं होंगे। इस कारण से हमारे पास सबसे ज़्यादा बेसिक कौन होगा, बेंजीन के साथ CH2NH2, ये क्योंकि लोन पेयर बेंजीन में अवेलेबल नहीं है रेजोनेंस के लिए, इसलिए यहाँ पे डोनेशन के लिए अवेलेबल होगा। तो मोस्ट आपके पास बेसिक कौन हो जाएगा यहाँ पे, ये हो जाएगा मोस्ट बेसिक कंपाउंड NH2। इसकी रिएक्शन अगर अपन HCl के साथ कराएंगे तो क्या बनेगा, लोन पेयर ये बेचारा इसको दे देगा, ये अपना इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा, तो यहाँ पे एक कंपाउंड बनेगा CH2NH, H इसने ले लिया तो NH3 प्लस हो जाएगा और Cl माइनस इसके साथ इस तरीके से आयनिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के साथ जुड़ जाएगा। तो ये बन जाएगा इसमें कंपाउंड। आपसे पूछा गया है कि 1 ग्राम ऑफ मोस्ट बेसिक कंपाउंड विल कंज्यूम, इसमें से अगर हम इसका 1 ग्राम लेंगे तो ये कितना HCl को कंज्यूम करेगा, तो 1 मोल करता है, 1 मोल को कंज्यूम। तो आपसे पूछा है 1 ग्राम कितने को करेगा, तो आपको पहले तो इसका वेट निकाल लेना है। पहले इसका फॉर्मूला देख लेते हैं कि क्या फॉर्मूला बनेगा। C7 है, H कितना हो जाएगा 5 इसमें है, 4 इधर 9 और एक N, तो इसका वेट कितना हो जाएगा 84 + 9 + 14, दैट मीन्स कितना हो जाएगा 107 के पास लगभग 13,17, हाँ 107 इसका वेट आ जाएगा। तो मतलब 107 ग्राम है। इससे कितना रिएक्ट कर रहा था 36.5 ग्राम, कितना रिएक्ट कर रहा था। तो आप बताओ 1 ग्राम के लिए कितना रिएक्शन करेगा, 1 ग्राम के लिए करेगा 36.5 डिवाइडेड बाय 107, इतना ही करेगा। और आपको ये भी ध्यान रखना है कि आंसर देना है mg में, तो इसको मिली में चेंज करने के लिए अपन पॉइंट को राइट साइड में खिसका देते हैं, तो कितना हो जाएगा ये 36500 डिवाइडेड बाय 107। इसको अब आपको सॉल्व कर लेना है, तो इसका आंसर किस में मिलेगा आपको, mg में मिलेगा। तो ऑप्शन से दिए नहीं थे आपको, इसको सॉल्व भी करना होगा। तो कितने के लगभग आएगा ये 107, मतलब पहला कितने में जाएगा 3 टाइम्स जाएगा, 3 टाइम्स जाने के बाद फिर कितना जाएगा 4, ठीक है, फिर जाएगा ये 4 टाइम्स और फिर ये 1 टाइम। इसको सॉल्व करेंगे तो 341 के समथिंग आपको mg में क्या मिल जाएगा, आंसर मिल जाएगा। सॉल्व कर लेना आप, तो आपको इजीली इसका आंसर मिल जाएगा कितना 341। चलते हैं अब अगले क्वेश्चन की तरफ। क्या कहता है अगला क्वेश्चन। ओ, ये क्वेश्चन को देख के तो भाई आपके मुंह से तौबा तौबा ही निकलेगा कि ये क्या देख लिया हमने, क्लेसन स्मिथ रिएक्शन। मतलब ये तो मेनली ऑर्गेनिक का पार्ट होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन को किससे रिलेट किया गया है आप देख रहे हैं 5.3 ग्राम बेंजल्डिहाइड, ये वेट दे दिया। तो वेट देख के तो यही लग रहा है कि ये मोल कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन है, लेकिन ये रिएक्शन कहाँ की है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की। तो इसलिए बोलते हैं कि मोल कॉन्सेप्ट एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, जिसका एप्लीकेशन हर एक केमिस्ट्री में, चाहे फिजिकल केमिस्ट्री की बात करें, चाहे ऑर्गेनिक की, चाहे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री से लगभग अभी कोई क्वेश्चन देखने को नहीं मिले, लेकिन आपको एडवांस में ज़रूर देखने को मिल जाएंगे। पिछले साल भी एडवांस में मोल कॉन्सेप्ट को रिलेट करके कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री से दे दिया था। इस साल आपको अभी यहाँ पे मेंस में तो देखने को मिल रहा है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से, वापस से आपको एडवांस जब देखोगे तो उसमें मिलेगा इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को रिलेट करके देंगे मोल कॉन्सेप्ट को। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। तो आइए समझते हैं इस क्वेश्चन को कि इन द क्लेसन स्मिथ रिएक्शन टू प्रिपेयर डाई बेंजल एसीटोन, ये क्या सुन लिया, डाई बेंजल एसीटोन, ये क्या होता है, फ्रॉम 5.3 ग्राम बेंजल्डिहाइड। तो बेंजल्डिहाइड है आपके पास, बेंजीन के ऊपर एल्डिहाइड, बेंजल्डिहाइड हो गया ये। इसकी रिएक्शन कराते हैं अपन किसके साथ, एसीटोन बन रहा है, मतलब एसीटोन के साथ रिएक्शन हो रही होगी इसकी, ये रहा एसीटोन, इसके साथ रिएक्शन कराइए और बना क्या है, डाई बेंजल एसीटोन। डाई बेंजल एसीटोन क्या होता है, 2 बेंजीन होना चाहिए उसमें। तो डाई बेंजल एसीटोन कुछ इस तरीके का होता है, देखने में देख लेना ध्यान से कि क्या है डाई बेंजल एसीटोन। ये फिर यहाँ पे ये H, ये है भाई साहब भयानक सा दिखने वाला कंपाउंड आपके पास, डाई बेंजल एसीटोन।
तो आप बताओ इसमें कितने बेंजीन इन्वॉल्व हैं, 2 बेंजीन, तो इसके आपको कितने मोल चाहिए होंगे, 2 मोल। तो इसके 2 मोल से ये 1 मोल डाईबेंजल एसीटोन बनता है। तो आपसे पूछा है 5.3 ग्राम के लिए, तो वापस से अपन वेट में कन्वर्ट करेंगे इसको। तो इसका वेट कितना होगा 2 मोल के लिए, 5.3 ग्राम के लिए पूछा है आपसे। इसमें हाँ ये कितना होगा, ओ परसेंटेज यील्ड है, परसेंटेज यील्ड है तो पहले आपको निकालना होगा 5.3 ग्राम के लिए कि ये कितना बनेगा। इसका वेट भी आपको दे के रखा है कि इस कंडीशन में इसका वेट कितना है, 3.51 ग्राम है। तो 5.3 ग्राम के लिए एक्चुअल में बनना कितना चाहिए था वो देखेंगे, और आपको दिया कितना है वो देखेंगे। तो फिर अपन क्या करेंगे, दोनों को डिवाइड कर देंगे तो मिल जाएगा आपको कि कितना परसेंटेज यील्ड बनेगा। तो परसेंटेज यील्ड निकालने के लिए अभी पहले इसका वेट देख लेते हैं। इसका वेट कितना है, C7H6O है, तो 84 + 6 + 16 दैट मीन्स कितना मिलेगा आपको, 90 + 16 106। तो 106 × 2 212, तो 212 ग्राम कितना वेट बनाता है इसका। इसका वेट निकाल लेते हैं कितना है, 6 6 12 12 4 16 और 1 17, 17 कार्बन है इसमें। हाइड्रोजन कितने हैं, 5 5 10 और 4 14 और ऑक्सीजन 1 है। इसको अपन इसका वेट निकालेंगे तो लगभग कितने के करीब मिलेगा आपको ये वेट, 17 × 12 करेंगे +14 + 16 16 30 30 और ये 12 84 84 4, तो ये तो हो गया 30 और ये आ जाएगा 20, हाँ 20 204, तो ये 234 ग्राम के करीब आ जाएगा। तो कितना मिलेगा आपको ये, 234 ग्राम। तो आपको 212 ग्राम से 234 ग्राम मिलता है। तो आपको बताना है कि 5.3 ग्राम से कितना मिलना चाहिए था इसको। तो 5.3 × 234 डिवाइडेड बाय 212, इतना आपको मिलना चाहिए था। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, इसको पॉइंट को इधर से हटा लीजिए। 53 की टेबल में ये जाएगा, 50 चुके 200 200 होता है, 30 चुके 12 हो जाएगा। यहाँ पे कितना हो जाएगा 40, और फिर इसको सॉल्व कर लेंगे तो कितना मिल जाएगा अपने को, ये 4 5 20, और जब ये कैंसिल नहीं करते हैं अपन, इसको अपन आगे बचा के रखते हैं डेटा के लिए सॉल्व करने के लिए। जब भी ऐसा क्वेश्चन में हो कि बीच में आपको कैलकुलेशन में नहीं फंसना है। अगर बीच में आप पहले ही कैलकुलेशन में फंस जाओगे तो आपका टाइम बहुत ज़्यादा कंज्यूम हो जाएगा। आपको ये कैलकुलेशन कहाँ करनी, जो जल्दी से कट जा रहा है उसको काट दो, बाकी जो बच रहा है उसको बचा के रखो लास्ट के लिए, कि लास्ट में जो कैलकुलेशन होने वाली उसमें हो सकता है कि शायद वो एक दूसरे से कटपिट हो जाएंगे। तो चलते हैं अब आगे बढ़ते हैं इसमें। तो अब इसमें निकालना परसेंटेज यील्ड। तो आपके पास गिवन कितना है 3.15 ग्राम, लेकिन बनना कितना चाहिए था, इतना बनना चाहिए था 234 डिवाइडेड बाय 40, इतना बनना चाहिए था। तो अब परसेंटेज यील्ड का फॉर्मूला लगाते हैं अपन। परसेंटेज यील्ड का फॉर्मूला क्या होता है, किसी का भी परसेंटेज यील्ड निकालना है आपको तो ऊपर रखेंगे वेट जो आपको गिवन है, वेट जो होना चाहिए था इंटू 100, ये करेंगे तो गिवन कितना है आपके पास 3.51, ये कितना दिया है आपको 234, ऊपर आ जाएगा 40, इंटू क्या करेंगे आप 100 करेंगे। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना मिलेगा आपको, इधर से इसको हटा लीजिए, इधर से 100 से 100 गया, 100 से 100 गया। अब इसको कट करेंगे तो कितने टेबल से 4 3 7 9 9, 3 की टेबल से कट जाएगा, 3 1 3 3 7 21, यहाँ से भी कट जाएगा ये 3 7 21, और फिर ये 3 8 24। अभी भी ये 3 की टेबल से चला जाएगा, कितने टाइम्स हो जाएगा 3 3 3, ये 13 के टेबल से चला जाएगा, कितना चला 78 13 के बाद हाँ 9 टाइम्स में 3 2 6 3 3 9, और ये मिल जाएगा आपको 20, तो 23 60, तो लगभग आपको आंसर किसके करीब आ जाएगा 60 ग्राम नहीं, किस में निकालें अपन परसेंटेज में। तो यहाँ पे इसका आंसर कितना आना जाना चाहिए आपको सॉल्व करने के बाद 60%। बस इसमें मेन समझने वाली बात यही थी कि आपको ये चीज़ पता है या नहीं है, ये क्या होती है। अगर ये पता ही नहीं होगी, आपको इसका फॉर्मूला ही पता नहीं होगा, तो आप इसका क्वेश्चन का कुछ भी नहीं कर सकते। आपको फिर ये स्किप ही करना पड़ेगा कि अगले क्वेश्चन पे जाओ, ये क्वेश्चन अब अपन से नहीं बनेगा। तो ये था आज के लिए आपका
जितने भी क्वेश्चंस अभी JEE 2025 सेशन 1 में आए हुए थे और इन्हीं के जैसे क्वेश्चन आपको सेशन 2 में भी देखने को मिलेंगे, जो अप्रैल में सेशन है। तो आपने इस एपिसोड में जो कुछ भी समझाया तो उसको बहुत अच्छे से अपने दिमाग में रखिए और इसको अप्लाई कीजिए अगले जो सेशन में एग्ज़ाम होने वाला है उसमें। तो ये था आपके पास आज का एपिसोड। तो इसका आंसर और देख लेते हैं अपन। ऑफिशियली कितना आंसर आया था हमारा? 60%। यहाँ पे 60% आंसर हो जाएगा। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के पास ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे कि उनको भी इन कॉन्सेप्ट के बारे में थोड़ा डिटेल में जानने को मिले और वो आगे आने वाले एग्ज़ाम में उसको अप्लाई कर सकें।